अब बेटा हम देखने वाले हैं अपना जो हमारा कल अकाउंट्स का पेपर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊँगा, यहाँ पे अब मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूँ। मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो कि 10 मिनट की है। आप लोग पहले उस वीडियो को देखें और समझें कि मैंने वहाँ पे क्या क्या कैसे बताया है करने को। इस वीडियो में मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा वही चीज़, ठीक है, क्योंकि हमारा बेटा कल पेपर है तो इसलिए मैं बार बार तो वही चीज़ एक्सप्लेन करते नहीं रहूँगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूँगा, पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोग सिर्फ ये वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आप लोग कैपेबल हो जाएंगे कि हाँ भाई हम इतना हो जाएगा कि हम पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे बच्चों ये वीडियो तभी देखिए जब आपने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख ली हो, क्योंकि तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, बस मैं अभी ये बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मैं ऐसे समझाऊँगा कि आप लोग इसको मन से भी लिखाएंगे। बस आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखनी है, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What does partnership mean? क्या होती है पार्टनरशिप? When two or more than two persons join hands together to conduct a legal business and agree to share profit and loss between them, देन सच एन अग्रीमेंट इज टर्म एज पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आपस में अपने हाथ मिलाते हैं या आपस में किसी बिजनेस को करने के लिए रेडी करते हैं और बिजनेस के साथ साथ अपने प्रॉफिट को भी बांटने के लिए तैयार होते हैं। बेटा तीन चीज़ें हैं, बिजनेस होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा और अग्रीमेंट होगा। ये बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है, आप लोग समझ जाए। बिजनेस, प्रॉफिट, अग्रीमेंट, ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होती है बच्चों? फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द कैपेसिटी ऑफ अ फर्म to earn in excess over and above the normal earning means by similar firms in the same business। जैसे कि बच्चों हमारे इधर हमारे एरिया में 4 किराने की दुकान है, पर हम अपन बोलते हैं ना यार वो वाला तो बहुत अच्छा उसकी इनकम हो रही है, आखिर तो सामान ये भी वही रखते हैं, उसी ब्रांड का वो भी वही रखते हैं। तो बच्चों उसने क्या कर ली है, अपनी गुडविल एक क्रिएट कर ली, मतलब उसने अपनी एक ऐसी रेपुटेशन मार्केट में, भाई उसका नेचर अच्छा है ना, वो साफ़ सुथरा माल देता है, अच्छे से देता है। बाकी जो 3 दुकानदार हैं वो उनका नेचर भी अच्छा नहीं है और वो ज़्यादा अच्छे से अपना सामान सेव करके रखते भी नहीं है। तो हमको ये देखना है, देखो बच्चों जो सिमिलर फर्म्स हैं पर कोई एक बंदा ऐसा है मार्केट में जो उन सिमिलर जो लोग हैं उनसे ज़्यादा कमा रहा है। तो वो जो ज़्यादा कमा रहा है, देखो मैं मान लेता हूँ कि हर सबका जो वो 4 दुकानदार हैं, सॉरी 3 दुकानदार हैं, उनका एक लाख सबका महीने का प्रॉफिट है, पर इस बंदे का प्रॉफिट जाता है 1,50,000 रुपये। तो बेटा जो इसको 50,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वही इसकी क्या है, वही इसकी गुडविल है। समझ रहे हैं बात को आप? क्यों? क्योंकि उसने मार्केट में एक अपनी रेपुटेशन क्रिएट कर ली है। तो वही है कि द कैपेसिटी ऑफ अ फर्म, आपकी फर्म की कैपेसिटी, आप सेम बिजनेस कर रहे हो, सेम धंधा कर रहे हो, पर आप सामने वाले से ज़्यादा कमा रहे हो। ठीक है, तो जो ज़्यादा कमा रहे हो आप नॉर्मल रेट से, वही आपका क्या है, गुडविल है। बच्चों अगर मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, वैसे तो मैं जल्दी जल्दी समझाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक्सप्लेन द गुडविल ऑफ द नेचर ऑफ कैट। अच्छा आप लोग बताओ बेटा बिल्ली का नेचर कैसा होता है? बिल्ली का नेचर होता है कि जहाँ उसकी जगह होती है वो वहीं रहती है। अगर मकान मालिक यहाँ जो मकान का मालिक है वो चला भी जाए तो उसको उठा के नहीं लेके जाएगा। हाँ पालतू बिल्ली है तो बात अलग है, पर हम कहते हैं कि जो गुडविल होती है ना वो भी ऐसी होती है, उसका बिल्ली ऐसा नेचर होता है। कैसा कि अगर जो बिजनेसमैन है उसने अपना बिजनेस बेच भी दिया है तो वो अगर वो पालतू कैट नहीं है, मतलब ऐसा ही है, तो वो वहीं आएगी, वहाँ बार बार आएगी। मतलब ऐसी कस्टमर के लिए कहा गया है कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने पूरे बिजनेस को सोल्ड कर देता है, ठीक है, तो एक गुडविल ऐसी होती है कि पूरा बिजनेस सोल्ड कर लिया, A to Z, फर्नीचर भी और जो सामान था बेटा सब कुछ, ठीक है। तो अब जो कस्टमर है ना बेटा वो वहीं आएंगे, तो इसको मैं बोलता हूँ कैट वाली नेचर है। अब कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं बच्चों स्किल से रिलेटेड हो सकते हैं, समझ रहे हो बात को। अब ये कैट वाला हो गया, ये तो वहीं पर कस्टमर आएंगे, भाई हमको
हमको तो इससे भी सामान लेना था, अब उसने अपना बिजनेस किसी और को बेच दिया तो मेरे को तो इससे भी सामान लेना है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को तो सामान मिल रहा है, ठीक है। अब एक होती है बेटा डॉग वाली नेचर। डॉग वाली नेचर कि क्या करते हैं हम अपने डॉग, जहाँ हम जाते हैं अपने डॉग को साथ साथ लेके जाते हैं, ठीक है। और डॉग का नेचर भी होता है कि वो अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता है। तो ऐसे ही एक गुडविल होती है। मान लो कुछ बिजनेस ऐसा है बेटा, किसी का वेल्डिंग का बिजनेस है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो बहुत ही अच्छी वेल्डिंग करता है, बहुत ही अच्छे मतलब चीज़ों को तैयार करके देता है। तो अब वो जहाँ बिजनेस शिफ्ट करेगा ना, तो बेटा मैं वहीं जाऊँगा उसको ऑर्डर देने, ठीक है। ये नहीं कि उसने अपना बिजनेस यहाँ उसकी दुकान में किसी और ने वेल्डिंग की दुकान खोली तो मैं उसके पास जाऊँगा, क्यों? क्योंकि बेटा उसकी स्किल ज़्यादा अच्छी है, समझ रहे हैं बात को, तो मैं उसके पास ही जाऊँगा, मतलब मैं मालिक के साथ साथ चला गया। तो ये होती है बेटा डॉग वाली नेचर गुडविल, ठीक है। तो वही लिखा है इनका, ये जो गुडविल बताया है कैट वाली और डॉग वाली, ये बेटा ये दोनों जानवर हैं, इनसे रिलेट करके बताया है, उनके नेचर से रिलेट करके गुडविल को बताया गया है। द गुडविल ऑफ द फर्म कैट ऑलवेज रिमेन्स विद द फर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द ऑनर। यही मैंने बेटा समझाया, ये इररिस्पेक्टिव है, ऑनर आए जाए कहीं रहे, बिल्ली तो आएगी वहीं पे उसी स्थान पे। दिस गुडविल डज नॉट चेंज इट्स प्लेस एंड हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लोकल गुडविल। बेटा कैट गुडविल को MCQ आ सकता है, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम में भी और नीचे वीडियोज़ में भी कि भैया वो क्या कर दो सर, वो बता दो ऑब्जेक्टिव। तो बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यही ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो तो बच्चों यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे पूछ ले द अदर नेम ऑफ कैट गुडविल, तो उसको बोलेंगे बेटा लोकल गुडविल। मैच द कॉलम भी यही पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, डॉग वाली भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। द गुडविल ऑफ द नेचर ऑफ डॉग ऑलवेज रिमेन्स विद द ऑनर एंड मूव्स अलॉन्ग विद द ऑनर इफ द ऑनर मूव्स टू अनदर प्लेस। वही बताया बेटा, डॉग आपके साथ साथ जाएगा, ठीक है, वो वहीं पे नहीं रहेगा, उसका कैट जैसा नेचर नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। राइट्स पूछ रहा है, क्या क्या अधिकार होते हैं फर्म को, जो फर्म में बेटा पार्टनर होता है। आज मैंने किसी फर्म को ज्वाइन किया, ठीक है, आज मैंने किसी फर्म को ज्वाइन किया, तो मेरे पास क्या क्या अधिकार हैं, मैं किन किन अधिकार रखता हूँ, क्या क्या रखता हूँ मैं, वहाँ पे ये बताया गया है। द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ पार्टनर। बच्चों क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ओहो हाँ चलो ठीक है। पहला है बेटा राइट टू पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। भाई बनी बात है, मैं पार्टनर बना हूँ तो मेरा क्या अधिकार है कि मैं क्या करूँ, जो बिजनेस चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करूँ, अपना अधिकार दूँ कि नहीं, ये नहीं कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ और बाकी सारे काम करें। हाँ होती हैं कुछ ऐसे टाइप्स, पर बेटा देखा जाए नॉर्मली तो क्या है, मेरे को भी पार्टिसिपेट करना है, सबके साथ मुझे भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। तो राइट टू पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या लिखा है, ऑल द पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस कंडक्टेड बाय द फर्म एज पार्टनरशिप बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ पार्टनर्स। समझ में आ गई बात। अगर बेटा आप लोग यहाँ तक भी लिखोगे कंडक्ट बाय द फर्म, ऐसा यहाँ तक भी ये सही है, ठीक है, हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। राइट टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई देखो सभी का अधिकार है कि कितना आ रहा कितना जा रहा, सारे पार्टनर देख सकते हैं, ये नहीं कि कोई एक देख रहा है और बाकी सबसे वो भेदभाव किया जा रहा है, नहीं तुम नहीं बुक्स को छू सकते, तुम नहीं देख सकते कितना प्रॉफिट हुआ। भाई जो पार्टनर है सबको अधिकार है कि वो उस बात को देख सकता है, बुक्स को देख सकता है, ठीक है, टैली कर सकता है। तो क्या लिखा है, राइट टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म रिगार्डलेस ऑफ बीइंग एन एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर। बस कोई स्लीपिंग पार्टनर ना हो। स्लीपिंग पार्टनर मतलब बच्चों वो होता है जिसने अपना क्या पैसा लगा दिया है पर उसको वो सिर्फ प्रॉफिट का अधिकार है, वो ना फर्म में आएगा ना कुछ करेगा, तो उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। इज एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द बुक्स एंड टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। समझ गए बच्चों कि सभी को अधिकार है। आप लोग इतना भी लिख जाओगे कि सारे पार्टनर्स को ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैली कर सकते हैं, कोई किसी को मना नहीं करेगा। राइट टू शेयर प्रॉफिट, बनी बात है बच्चों, शेयर क्या करना है, प्रॉफिट का शेयर करना है, ठीक है। अब वो हम पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड बेटा आगे बताऊंगा, अभी ऊपर से बता दे रहा हूँ। पार्टनरशिप डीड होती है कि जिसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं, क्या अग्रीमेंट एक प्रकार का, समझ रहे हो, कि हमको प्रॉफिट किस रेशो में बांटना है, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, ठीक है, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, तो ये सारी बातें बेटा हम कहाँ लिखते हैं, अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में भी हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा रहेगा कि किसको किस रेशो में प्रॉफिट दिया जाएगा। पार्टनर हैव द राइट टू गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म
इन द प्री डिसाइडेड प्रॉफिट। बेटा ये प्री डिसाइडेड का मतलब यही है कि आप लोग क्या समझो इसको कि पार्टनरशिप डीड में जो लिखा रहता है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है बेटा, आगे पूरा भी मैं समझाऊंगा, आगे क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे इसका, ठीक है। उसका पूरा कंटेंट भी मैं समझाने वाला हूँ। तो पार्टनरशिप डीड में ये पहले से ही लिख दिया जाता है कि कौन कितना अधिकार लेगा प्रॉफिट में। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने हम क्वेश्चन नंबर, अब जौन सा भी वो क्वेश्चन आप लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आप लोग देख लेना बच्चों। टेलीग्राम में मैंने PDF अपलोड कर चुका हूँ मैं, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मेरे को यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आप लोगों को किसी प्रकार बेटा, क्योंकि टाइम है कम, हमारा कल है पेपर, ठीक है। 8 जून पेपर है कल, तो आप लोग मेरे से टच में रहिए, ठीक है। तो इसलिए कमेंट करते रहिए, मैं बिल्कुल बाकायदा वहाँ पे सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? देखो मैंने अब भी बोला था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा, ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा आगे चल के किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो, किसी भी प्रकार की लड़ाइयाँ क्रिएट ना हो, इसलिए हम सारी चीज़ों को क्या कर लिए हैं, प्री डिसाइडेड कर लिए हैं, ठीक है। कि आप हमको कल को ये वो ना करो भाई, लड़ाइयाँ ना हो। अगर इनकेस लड़ाई होती भी तो हम ये डीड उठा के कोर्ट में लगा देंगे कि इसको जो भैया देखो हमने रिटर्न एग्रीमेंट था, इस बंदे के साइन है, अब देख लो कोर्ट आपको क्या करना है जज साहब। तो यही है जो डीड होती है बेटा, वो एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी बातें लिखी रहती हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या है, विच पॉइंट शुड बी मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द डीड। जब डीड बनाते समय क्या क्या हमको लिखना जरूरी होता है। द टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड टू ऑपरेट द बिजनेस म्यूचुअली बाय द पार्टनर्स, ठीक है। जो सारी टर्म बेटा, जितने मान लेते हैं 6 पार्टनर है, 6 के 6 पार्टनर कुर्सी लगा के बैठ गए, अब सब अपना अपना बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बिजनेस चलाएगा। तो जिसमें जिसमें ज़्यादा लोग बेटा अग्री करेंगे जिस बात को लेके, वो बात हम काय में डाल देंगे, एग्रीमेंट में। मीन्स हम वो बात अपनी डीड में लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्रू एन एग्रीमेंट, वही एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट जो होता है बेटा उन सबके बीच में आपस में सबकी म्यूचुअल कंसेंट को लेके, उसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। इट कैन बी इन रिटन एज वेल एज ओरल। बच्चों ये रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, पर बेटर आप लोग खुद कॉमन सेंस से बताइए कि रिटन बेटर है। क्योंकि क्या ओरल में क्या है भाई, जज ये थोड़ी ना बोलेगा कल को लड़ाई हो गई तो नहीं, ओरल तो ये कोई बात हुई कि उस समय इसने कहा था, जज बोलेगा मेरे को क्या पता इसने कहा था कि नहीं कहा था। तो रिटर्न होगी, उनके सिग्नेचर होंगे, तो वो एक प्रूफ के तौर पे हम उसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। चलो आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑल पार्टनर्स में इंक्लूड सम पॉइंट्स ऑफ देयर चॉइस इन द पार्टनरशिप डीड। बेटा किसी के मन में है कि नहीं मैं ज़्यादा काम करूंगा तो मेरे को सैलरी चाहिए, ठीक है। अगर उसने बोला है ऐसा कि आप ज़्यादा काम करोगे आपको सैलरी चाहिए, और अगर सारे पार्टनर अग्री हैं तो हम उसको सैलरी देने के लिए अग्री हो जाएंगे, और हम पार्टनरशिप डीड में ये बात लिख देंगे कि उसको मंथली या ईयरली कितनी सैलरी दी जाएगी विद देयर म्यूचुअल कंसेंट। वही लिखा है कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट के बाद। आगे बढ़ते हैं। ओहो हाँ, आगे क्या लिखा है, वही इसका क्या है, विच आर द इंक्लूडेड एट ऑलमोस्ट पार्टनरशिप डीड। क्या क्या लिखेंगे पार्टनरशिप डीड का बेटा, कंटेंट, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस फर्म का, ऑपरेशनल एरिया एंड नेचर ऑफ बिजनेस। किस तरीका बिजनेस बनते हो, भैया बम बनाने तो नहीं बैठ गए तुम, पता चले देश ही को उड़ाने का प्लान कर रहे हो। नेम ऑफ द फर्म, नेम एड्रेस फर्म का, ऑपरेशनल एरिया कहाँ पे काम करती है, और बिजनेस का नेचर क्या है। इलीगल नहीं होना चाहिए बिजनेस, ठीक है बच्चों। नेम ऑफ ईच पार्टनर, सारे पार्टनर्स के नाम, उनका एड्रेस, उनका बिजनेस एड्रेस, अगर कोई इंडिविजुअल वो करते हैं तो इफ़ एनी लिखा हुआ है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बेटा किसने कितना पैसा लगाया। देखो बिजनेस जो करोगे, फर्म जो आपस में करोगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बच्चों, 6 लोग हैं तो 6 लोग क्या करेंगे, अपना कोई 1 लाख रुपए लाएगा, कोई 4 लाख रुपए लाएगा, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स जो पार्टनर पैसा लाता है फर्म में, अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लिखा है थर्ड पॉइंट, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनर एंड इट्स फर्म, देयर ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। कैपिटल एम्प्लॉयड अब कभी ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या करेगा बेटा, ड्राइंग्स करेगा, अपना पैसा जो लगाया वो निकाल सकता है, पर इन दोनों चीज़ों पे क्या होगा, उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा या देना पड़ेगा। ड्राइंग्स पे देना पड़ेगा, कैपिटल पे मिलेगा, ठीक है। ये भी हम डीड में लिखेंगे। व्हाट विल बी द वर्किंग पीरियड ऑफ द फर्म, कब तक फर्म चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है, अरे यार ये तो पेन ना बहुत लफड़ा कर रहा है। हाँ आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन, आ जाओ भाई।
डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता चुका हूँ कि प्रॉफिट का शेयर 5:3 रहेगा, 2 रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। और कैपिटलाइजेशन के अंदर भी बेटा 2 होते हैं, एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और बच्चों एक होता है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। आगे देखते हैं बेटा, प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या प्रोसेस रहेगी न्यू पार्टनर के आने की? अगर 6 लोग हैं, अब 7वें को बुलाना है तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, उसको कितना प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा। बच्चों ये सारी बातें भी मैं पार्टनरशिप डीड में लिखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिटायरमेंट की और डेट की भी क्या क्या सेटलमेंट ऑफ अकाउंट रहेंगे कि आप जो रिटायर हो गया कोई बंदा, किसी की डेथ हो गई, तो आखिर जो उसका प्रॉफिट का पार्ट था, जो उसने कैपिटल लगाई थी, जो उसकी गुडविल थी, अब ये सब उसके परिवार वालों को वापस करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, ये सारी बातें भी हम काय में लिखेंगे? पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। और आप लोगों को एक बात बता दूं बच्चों, ये अगर जो मैं बोल रहा हूँ आप इस लैंग्वेज में भी पेपर में लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स आराम से मिलेंगे। बस ये है कि आप लोगों को लिखते आना चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी बहुत चलती हैं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम बुकिश लैंग्वेज लिख के आएँ। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा एडिशनल कैपिटल एंड लोन प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनर। अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है या पार्टनर दे रहा है तो डीड में हम लिखेंगे कि आपको कितना इंटरेस्ट देना या लेना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड, वही गुडविल का ऊपर बताया कि कैसे गुडविल होगी बेटा, किस मेथड से होगी, ये वही बोलना चाह रहा है। चलो बच्चों आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ बेटा क्या लिखा है, व्हाट इज मीन बाय गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो नाम से ही पता चल रहा है, गेन हो रहा है पार्टनर को, ठीक है। गेन कब होगा? जब या तो रिटायरमेंट होगी किसी पार्टनर की या किसी पार्टनर की डेथ होगी, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एग्जिस्टिंग, देन सच इंक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज गेनिंग रेशो। आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो कि ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले प्रॉफिट कुछ और था, अब कुछ और है। मान लेते हैं बच्चों ABC पार्टनर हैं, पहले इक्वल ही था, अब इन्होंने डिसाइड किया कि इसको कर लो 2:3:1। तो देखो बच्चों 2 को गेन हो रहा है, इसका तो C वाले का तो वैसे ही का वैसे ही। तो यही बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बच्चों किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो आप लोग उसको क्या बोलोगे, गेनिंग रेशो, की 2 को गेन हो रहा है भाई, तीसरे बंदे को तो नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, व्हेन अ पार्टनर सरेंडर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर। ये है बच्चों सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पे वो आप लोग लिख लीजिए, ये है सैक्रिफाइसिंग की डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स लगता है PDF बनाते समय लफड़ा कर दिया, इनने क्वेश्चन की फोटो नहीं ली, सीधा आंसर डाल दिया है। तो पर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। व्हेन अ पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अनदर। देखो बेटा गेनिंग में यहाँ इन लोगों को मिल रहा था, अब हो सकता है कि A, B और C हैं 2:3:1 में, ठीक है। अब कुछ पार्ट A ने अपना किसी और पार्टनर को दिया तो वो हो जाएगा बच्चों क्या, सेक्रीफाइस कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। तो आपको सीधे इसकी लैंग्वेज लिखनी है, व्हेन अ पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अनदर, कि अपने शेयर का पार्ट मैं किसी और को सरेंडर कर दिया तो वो मेरा कहलाएगा बच्चों क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशो। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। रीवैल्यूएशन कब होगा कि चीज़ें क्या करेंगे हम, रीवैल्यू करेंगे। द एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर रीवैल्यूड टू शो दैम एट देयर एक्चुअल और रियल वैल्यू, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं समझा रहा यहाँ पे कैसा रीवैल्यूएशन कब कब होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब या तो एडमिशन होगा या तो रिटायरमेंट होगा। कि देखो कोई भी पार्टनर है, कोई नया पार्टनर आएगा तो वो तो यही बोलेगा ना कि आप चीज़ों को रिवैल्यूएशन करो। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों बिल्डिंग है अगर 2 लाख रुपए की,
मान लेते हैं 2000 की है, तो अब कोई नया पार्टनर आएगा तो बिल्डिंग की वैल्यू तो हर साल बढ़ रही है, तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि मेरे को आप इसी बैलेंस शीट में इसी वैल्यू में दिखाओ। वो तो कहेगा ना कि ये भाई टाइम के साथ चीज़ों की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरे को बढ़ी हुई वैल्यू दिखाओ, ठीक है, तो वो कहलाएगा रीवैल्यू। ऐसे रिटायरमेंट के समय होगा, अगर कोई पार्टनर जा रहा है, पहले जब वो आया था तब 2000 दिख रहा था, पर अब जा रहा है तो बनी बात है कि वो इंक्रीजिंग वैल्यू पे अपना शेयर लेगा, ठीक है। फॉर दिस पर्पस अ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ओपन टू शो द प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन, कि भाई अगर कोई आ रहा है या कोई जा रहा है तो सबसे पहले जो पुराने पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, अपने शेयर का, अपने जो उनका शेयर है पहले उस पुरानी चीज़ों को सेटल डाउन करेंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं उन लोग, वो नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। राइट एनी 4 पर्पसेस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। 4 पर्पस लिखने हैं कि कब कब हमको नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एडमिशन के लिए 4 ऐसे पॉइंट्स बताने हैं कि कब कब हमको ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन से 4 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। फॉलोइंग आर द रीजन्स और कंडीशन इन विच अ पर्सन एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। वेयर देयर इज़ अ नीड ऑफ अ की पर्सन, ऐसा कोई की पर्सन है जिसके पास भाई कोई स्पेशल स्किल है। आप की पर्सन की जगह अगर याद ना आए तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी बंदे के पास स्पेशल स्किल है। दूसरा है व्हेन द फर्म इज़ इन नीड एडिशनल कैपिटल, भाई हमको बिजनेस को ग्रो करना है और हमको काय की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है। तो बनी बात है कि कोई सामने वाला पार्टी है उसके पास पैसा है तो उसको हमने बोला कि आप आओ और यहाँ पे क्या करो, हमारे साथ ज्वाइन कर लो, पार्टनरशिप कर लो ऑन परमानेंट बेसिस। व्हेन फर्म इज़ इन नीड ऑफ अ पर्सन हु पोजेसिव स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल एंड इज नीड ऑफ हिज सर्विस, कि ये देखो ये दोनों बातें एक ही हैं एक प्रकार से, की पर्सन हो या स्किल हो। तो आप लोग सिर्फ ये वाला लिखो कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई स्पेशल स्किल है, तो वो क्या कर रहा है, अपना स्किल का यूज़ करेगा। तो बनी बात है कि भाई फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। टू इनकरेज एन एम्प्लॉय बाय मेकिंग हिम अ पार्टनर, टू इनकरेज एन एम्प्लॉय बाय मेकिंग हिम अ पार्टनर, क्या करना है, हमको इनकरेज करेंगे, हम अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। व्हेन देयर रिमेन्स ओनली वन पार्टनर ड्यू टू रिटायरमेंट और डेट ऑफ अ पार्टनर, अब मान लेते तो कोई पार्टनर की डेथ हो गई है और रिटायरमेंट, तो अब जो पार्टनर्स हैं वो इतना देख रेख नहीं कर पा रहे, तो भाई बनी बात है, ठीक है, बिजनेस थोड़ा हमारा बड़ा था, 2 लोग मर गए या कोई एक रिटायर हो गया एक मर गया, तो अब हमको क्या है, 2 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमको 2 लोगों की ज़रूरत है, बीट लगा दो। आगे देख लेते हैं क्या है। इन विच सर्कमस्टांसेस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया बेटा वो सर्कमस्टांसेस है जब एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगा, बस इन्हीं को हमको डिटेल में लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। What is revaluation account? At the time of reconstitution of a firm or at the time of admission, रिटायरमेंट और ऑन द डेथ, बेटा तीनों चीज़ें, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, तीनों सिचुएशंस में क्या बनता है बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है ऑफ अ पार्टनर। द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूड टू नोन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटी। मैंने यहाँ पे पीछे बताया था कि अगर कोई भी पार्टनर आ रहा है और पुरानी बैलेंस शीट में अगर पिछले साल की बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू 2000 दिख रही है तो वो क्या ये अग्री करेगा कि मैं आज आ रहा हूँ तो समय के साथ चीज़ों की वैल्यू बढ़ती है ना कि कम होती है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, इनकी चीज़ें वैल्यू गिरती नहीं है बच्चों, बढ़ती है। तो चाहे अगर लाइबिलिटी हो चाहे एसेट्स हो, वो ये कहेगा कि आप मेरे को दोनों की आज जब मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ तो आज की डेट पे आप बताओ इन दोनों चीज़ों की कितनी वैल्यू है, एसेट्स की और लाइबिलिटी की। इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट द रीवैल्यूड प्राइस, ठीक है, कि क्या करो, रीवैल्यूड प्राइस पर उसको दिखाओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन, तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ जाता है बेटा, बनाया जाता है एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट के समय। और क्यों बनाया जाता है उसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है अब, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और उसका डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ और रिटायरमेंट बच्चों साथ में, अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ऐसे वीडियो लेंदी होती जा रही है। मैं मेन बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले ही समझा देता हूँ इसलिए।
आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, व्हाट डज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म मीन। बनी बात है भाई, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या होता है रिटायरमेंट का मतलब। व्हेन वन और मोर देन वन पार्टनर डिसाइड टू लीव द फर्म ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस। बच्चे अब कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकता है, मान लेते हैं कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, उसको उतना जितना वो काम कर रहा है उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो सर्कमस्टांसेस बेटा कुछ भी हो सकते हैं। और रीज़न एंड सीज टू बी अ पार्टनर। सीज टू बी मतलब कि अब वो क्या कर रहा है, पार्टनरशिप से अपना त्याग कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है पार्टनरशिप को। देन सच रिटायरमेंट इज नोन है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बनी बात है बच्चों, आगे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, स्टेट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मैं समझा चुका हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंट रिलेशन विद पार्टनर, कि सैक्रिफाइसिंग में क्या रिलेशन है और बच्चों गेनिंग में क्या रिलेशन है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज रिलेटेड विद ओल्ड पार्टनर्स हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो रिलेटेड विथ ओल्ड पार्टनर्स हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ न्यू टुवर्ड्स। कि पहले मान लेते हैं ए और बी पार्टनर थे, इनका रेशियो था 2:1। अब न्यू पार्टनर आ गया, मान लेते हैं सी। तो अब जो बच्चों ए बी और सी का रेशियो बना वो बना 1:1 कि अब देखो यहाँ जो इसको 2 मिल रहा था, इसने 1 किसको मिला बच्चों, सी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या होगा, इसका उल्टा। इन गेनिंग रेशियो द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है, मान लेते हैं यहाँ पे सी जा रहा है, तो अब सी को कितना मिल रहा था, 1 मिल रहा था, तो इसका आधा आधा या इसका कोई रेशियो जो होगा वो इन लोग आपस में बांट लेंगे, ठीक है। यूज़ क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर अमंग द ओल्ड पार्टनर। कि जब भी बच्चों कोई नया पार्टनर आता है तो वो 2 चीज़ें लेके आता है, एक तो कैपिटल और एक गुडविल। तो ये जो गुडविल का वो अमाउंट लाया है, इसको ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है बच्चों किस रेशियो की, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। आगे बढ़ते हैं, गेनिंग रेशियो की ज़रूरत क्यों पड़ रही है बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ द गेनिंग रेशियो द अमाउंट ऑफ गुडविल बीइंग पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इज डेबिटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि बच्चों अब जो जा रहा है पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ द गेनिंग रेशियो द अमाउंट ऑफ गुडविल बीइंग पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। क्या है, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल अब उसको दी जाएगी और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको डेबिट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा उसका उल्टा। व्हाट इज़ अ रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जब फर्म पूरी बंद हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, रीवैल्यूएशन अलग है और रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों अलग है। व्हाट इज़ अ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मैंने बताया कब बनता है बच्चों, ये बनता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, टू विच ऑल द रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर ट्रांसफर्ड। कि सारे जो क्या होते हैं एसेट और चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, ठीक है। जो अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी होते हैं, ये बच्चों थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटी होते हैं वो सारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। कब, जब फर्म पूरी बंद हो रही है, मतलब अब फर्म का कोई एग्जिस्टेंस आगे नहीं रह जाएगी, डिज़ोल्व हो चुकी है बच्चों फर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एंड नेट रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन इन फॉर्म ऑफ लॉस और प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। के इसको फिर कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग, ये आप लोग आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि रियलाइजेशन भी बता चुका हूँ, रिवैल्यूएशन भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कितना रह गया है, बस बेटा ये ज़रा से पेज और रह गए हैं, फटाफट हम देख लेते हैं।
देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्म्स डिसोल्यूशन एंड पार्टनर डिसोल्यूशन। बेटा फर्म का डिसोल्यूशन मतलब है कि पूरी फर्म अब क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, पर पार्टनर डिसोल्यूशन का मतलब कतई ये नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने अभी मोटा मोटा बताया। अब अपन बच्चों आगे देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, रिलेशनशिप व्हेन वन और टू पार्टनर्स लीव द फर्म द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस। बच्चों 6 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर अगर चले गए तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। पर 6 के 6 पार्टनर हैं, अब 6 के 6 ही नहीं काम करना चाह रहे तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, क्लोजर ऑफ बिजनेस। बेटा क्या इसमें क्लोज बिजनेस होगा? नहीं भाई, 2 पार्टनर गए हैं, 4 तो रह गए, इसमें तो 6 के 6 भग गए, तो यहाँ तो एंड हो जाएगा। डिसोल्यूशन फॉर क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप द क्लोजर ऑफ फर्म इज नॉट नेसेसरी। बनी बात है भाई, 2 लोग गए हैं ना, तो क्यों नेसेसरी होगा भाई, यहाँ तो क्लोजर ऑफ नेसेसरी हो जाएगा, लीड्स टू क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों कि अगर पार्टनर का डिसोल्यूशन है तो पार्टनर जा रहे हैं पर रिमेनिंग पार्टनर आगे बिजनेस करेंगे। ठीक है, पर अगर सारे नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर तो लफड़ा बन जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, क्या है, एक्सप्लेन द मेन मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, तो ये मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा रहा हूँ और आप लोग इससे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि सारों ने आपस में क्या किया, जो पहले पार्टनर हैं उन लोग जो फर्म चला रहे हैं उनने कहा भाई हमको करना ही नहीं बिजनेस, आपस में एग्रीमेंट करो, सब इसमें साइन मारो और ख़त्म करो बिजनेस। हो सकता है भाई प्रॉफिट ना हो रहा हो या कुछ ऐसी इनके साथ सिचुएशंस फंस रही हो, ताकि इन लोगों ने ये चीज़ डिसाइड करी हो कि इसको क्या करो बच्चों, ख़त्म करो। आगे बढ़ते हैं, कंपलसरी डिसोल्यूशन। अ फर्म कैन कंपलसरी बी डिजॉल्व इन द फॉलोइंग 2 कंडीशन। बेटा जो कंपलसरी डिसोल्यूशन आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कंपलसरी डिसोल्यूशन। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछे, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस वाले को मैं डिटेल में बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन बच्चों मैं डिटेल में बता रहा हूँ समझ लिया करो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म और ऑल एक्सेप्ट 1 पार्टनर आर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। क्या हो, सारे पार्टनर क्या हो गए हो बेटा, इंसॉल्वेंट हो गए हो, पर एक को छोड़ के। अब एक थोड़ी ना पार्टनरशिप फर्म बना लेगा या चला लेगा, पार्टनरशिप फर्म के तो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए ना, तो ख़त्म करो कंपलसरी। चलो, इफ़ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर इलीगल। भाई गांजा बेच रहा था, पता लग गया पार्टनरशिप में। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो गया बच्चों जिससे क्या हो रहा है, अब डिसोल्यूशन होगा फर्म का। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैरी अ फर्म कैन बी डिसॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। बेटा क्या हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट हो गया, अब क्या हो सकता है यहाँ पढ़ लेते हैं। इफ़ द पार्टनरशिप फर्म वॉज फॉर्म्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, कि भाई जैसे देखो बिल्डिंग का वर्क है, ठीक है, 1 साल का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट अपना पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब क्या करो, उसको बंद करो। दूसरा है ऑन डेट ऑफ एनी पार्टनर व्हेन एनी पार्टनर इज एडजुडिकेटेड एज इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आगे देख लेते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस। क्या उन्हें नोटिस दे दिया और बंद करो फर्म को। व्हेन द पार्टनरशिप इज एट विल, एंड विल मतलब उनकी इच्छा से, पार्टनर गिव आ रिटर्न नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर टू हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। की भाई 2-3 पार्टनर मिले, उनने आपस में चर्चा किया, किसी एक पार्टनर डिसाइड किया नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, नोटिस लिखा उसने और बोल दिया कि बंद करो फर्म को। ठीक है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया, भाई इनने कुछ ऐसा कांड कर दिया जिससे केस चल रहा था, अब कोर्ट ने बोल दिया कि फर्म को क्या करो, बिल्कुल बंद करो, कोई नहीं चलाएगा फर्म हम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ एनी पार्टनर फिलिंग अ सूट और कोर्ट, अगर किसी पार्टनर ने क्या कर दिया था, केस, किसी पार्टनर ने केस कर दिया था, अब वो केस जीत गया है, तो अब क्या हो जाएगी, फर्म बंद हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ़ एनी पार्टनर द फर्म इज रिपोर्टेड टू बी अ अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर क्या हो गया बेटा, अनसाउंड माइंड, पागल हो चुका है, कुछ भी बोलता रहता है वो। ठीक है, 1 मिनट रुकना। चलो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन एनी पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ, दरवाजा बंद कर दे, परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, क्या कर रहा है,
इनकैपेबल हो गया है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में। व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, भाई आप ऐसा कुछ पकड़े गए गलती करते हुए, कुछ ऐसे गंदे काम करते हुए आप पकड़े गए हो, अब आपको क्या होगा, कोर्ट तो जाना पड़ेगा और कोर्ट क्या बोलेगा, बाय बाय टाटा। व्हेन एनी पार्टनर परसिस्टेंटली एंड विलफुली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, आपने अग्रीमेंट के खिलाफ जाके क्यों काम किया, आज दूसरे पार्टनर ने केस लगा दिया कोर्ट में, ठीक है, चलो डिसॉल्व करो फर्म को। इफ़ द बिजनेस कंटिन्यूस सफर्स लॉसेज, मज़ा ही नहीं आ रहा बिजनेस करने पे, दे लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है। इफ़ अ पार्टनर हैज़ ट्रांसफर ए शेयर ऑफ इंटरेस्ट टू अ थर्ड पार्टी फॉर एनी अदर जस्टिफाइड रीज़न, क्यों किया आपने अपना इंटरेस्ट, बिना पूछे कैसे कर दिया, केस चल रहा है, चलो बंद करो बेटा फर्म को। आओ बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर, ठीक है, शेयर और स्टॉक में बच्चों क्या डिफरेंस है, तो मैं बता देता हूँ, ऊपर ऊपर से पहले मैं समझा दे रहा हूँ, तो आप लोग डिफरेंस फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तो इसको करने से पहले ये, अरे यार, तो ये भी बच्चों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं देख लूँ, इन्होंने क्वेश्चन वही डाले हैं ना जो मैंने बोले थे, ठीक है बच्चों, सभी इन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल के रखे हैं। डेवेंचर, ये है, बस बच्चों ये ज़रा सा रह गया है, बस ज़्यादा नहीं रह गया है, पहले अपन अच्छे से समझ लेते हैं। पहले बच्चों मैं ये समझाता हूँ, क्योंकि पहले शेयर समझने के लिए कंपनी समझना ज़रूरी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, व्हाट डस कंपनी मीन, और इसके क्या बताओ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक बताओ। भाई बहुत सुन लिया, भाई बहुत सुन लिया, कंपनी कंपनी कंपनी। अब ये कंपनी होती क्या है, देख लेते हैं क्या होती है कंपनी। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। देखो ये नेचुरल पर्सन नहीं है बच्चों, ये भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है। अपन बोलते हैं ना आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये इंसानों के द्वारा बनाई गई है, मतलब लॉ के द्वारा बनाई गई है। आगे लिखा हुआ है, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2020। बेटा कोई भी जो कंपनी है, ठीक है, वो कौन से एक्ट के अंदर बनाई जाती है, किस, मतलब एक एक्ट होता है बेटा, उसमें ना जैसे बातें लिखी रहती है, अभी हमने पढ़ा ना पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ऐसे ही जो ये बातें लिखी है, ऐसे हमारे एक्ट्स रहते हैं, हमको उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना रहता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं बच्चों, ये होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होगा बच्चों, मैंने कहा जैसे पार्टनरशिप था, ठीक है, ये पार्टनरशिप जैसा नहीं है। अगर वहाँ पे ऐसा था कि 6 पार्टनर हैं, कोई एक बंदा कांड करेगा तो सबको भोगना पड़ेगा, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कंपनी है वो अपने पार्टनर से बच्चों सेपरेट रहती है, कंपनी अलग पार्टनर अलग, ठीक है। अगर कंपनी के नाम पे कोई कांड हो रहा है तो जो उसके बच्चे शेयर होल्डर्स, मतलब जो मेंबर्स हैं, उनके ऊपर बात नहीं आएगी, समझ रहे हैं आप लोग, उनके ऊपर बात नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, तो इसलिए इसको बोला है कि कंपनी अलग मेंबर अलग। कंपनी इज़ कंसिडर एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज कंपेयर टू इट्स मेंबर। भाई मेंबर का उसमें कोई दोष नहीं था, कंपनी के नाम पे घपला हुआ, कंपनी जाने। लाइबिलिटी है बच्चों लिमिटेड, जैसे पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी हमको देखने मिलेगी बच्चों लिमिटेड, ठीक है। अगर मैंने जैसे ये जब मैंने ये पॉइंट आप लोगों से बोला कि पार्टनरशिप में एक घपला करेगा सबको भोगना पड़ेगा, तो आप लोग को यहीं समझ जाना चाहिए था कि जो लाइबिलिटी है वो कैसी है, अनलिमिटेड। पर यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, आपने जितने रुपए के शेयर खरीदे हैं आप उतने रुपए पे करने के लिए बस लाइबल हो, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा वही कंपनी के मेंबर्स होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई आए जाए मरे जिए कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तुमने हमको पहले ही अलग कर दिया तो आप क्यों हमसे मतलब रख रहे हो, सीधी सी ये बात। अगर कोई पर पार्टनरशिप में बेटा अब भी पढ़ के आए ना अपन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो बच्चों पर कंपनी के केस में यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ये चीज़ें अलग अलग हैं। इसमें कंपनी में अगर कोई मेंबर मर गया कंपनी अपना चलेगी, उसको चल मार के उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं बच्चों, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब भी अपन ने देखा था ना, वो उन्होंने बिना पूछे पार्टनरशिप में ट्रांसफ़र कर दिया था अपने हिस्सा किसी और को,
तो वो कोर्ट ने उसको कहा तो चलो बंद करो। तो बच्चों पर यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ला 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 अब देख लेते हैं बच्चों, डिबेंचर देख लेते हैं। पहले ये मैंने आप लोगों को बता दिया कंपनी। चलो पहले शेयर बता देता हूँ, कंपनी से रिलेटेड है वो। आजा शेयर। बच्चों ये बहुत ही मेहनत से वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, पर आप लोगों को वो पुरानी वीडियोस पे कमेंट आया और यूट्यूब में बच्चों सप्लीमेंट्री वालों के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा है, इसलिए मैंने सोचा यार कोई बच्चों की थोड़ी हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आज का दिन बस है आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद फिर नहीं तो फिर से पंगा हो जाता है फिर। चलो बच्चों देख लेते हैं शेयर क्या होता है। अपन ने बहुत सुना शेयर शेयर शेयर। भाई ये कंपनी है, पहले मैं समझा रहा हूँ फिर आप लोगों को डिफरेंस बताऊँगा। कई प्रकार के बच्चों शेयर होते हैं, पर यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो ये आ सकता है इक्विटी में और प्रेफरेंस में बच्चों डिफरेंस आ सकता है। शेयर होता है बच्चों कंपनी है, जैसे देखो पार्टनरशिप चल रही थी, अपन ने अभी ऊपर पढ़ा कि पार्टनरशिप चल रही थी बच्चों, वहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी इनको पैसों की, तो इनने किसी सामने वाले बंदे से क्या करा, रिक्वेस्ट करा कि आप आओ कैपिटल लगाओ और इतना इतना हिस्सा पाओ। बच्चों कंपनी के केस में थोड़ा अलग है। कंपनी क्या करती है, शेयर अपने शेयर ऑफ़र करती है, मतलब एक सर्टिफिकेट चलते थे पहले तो, अब तो खैर सब ऑनलाइन हो गया है, कि एक स्पेसिफिक वैल्यू रहती है, मतलब एक प्रकार से आप आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपके हिस्से का प्रॉफिट हम आपको दे देंगे, ठीक है, जितना भी पार्ट रहेगा। तो कंपनी को पैसा का पैसा मिल जाएगा पब्लिक से बच्चों, और उनकी ग्रोथ भी हो गई, आपको भी प्रॉफिट मिल गया, भाई आपकी भी ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो ये होता है बच्चों शेयर का मतलब, नाम से ही पता चल रहा है शेयर। छोटे छोटे भाग पब्लिक के वो सब मिलके क्या बनते हैं बेटा, कंपनी का शेयर बनते हैं। अब क्या रहता है, एक होते हैं बेटा इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। देखो मैंने अभी कहा ना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, जो प्रॉफिट मिलता है बच्चों उसको यहाँ पे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है डिविडेंड। ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो शेयर पे इन रिटर्न पैसा दिया जाता है कंपनी के द्वारा बेटा उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कैसे है, जो बेटा इक्विटी शेयर होगा और एक प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही पता चल रहा है प्रेफरेंस शेयर। बेटा कंपनी सामने से आपको बताएगी कि ये सर आपकी मर्जी है कि आपको इक्विटी चाहिए कि आपको प्रेफरेंस चाहिए। अगर आप प्रेफरेंस ले रहे हो तो आपको एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलेगा और आपको हर चीज़ में प्रेफरेंस दिया जाएगा एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स के। आपका पैसा आपको पहले वापस दिया जाएगा, आपका डिविडेंड आपको पहले दिया जाएगा, हर चीज़ इक्विटी वालों से पहले आपको सम्मान दिया जाएगा। पर इक्विटी वालों को ऐसा है, देखो अगर किसी दिन 1 लाख हो गया प्रॉफिट, मतलब आपके हिस्से में आ रहा है, तो आपको तो एक फिक्स्ड रेटिंग मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। पर बेटा इक्विटी वालों के साथ ऐसा है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा इनका भी फ़ायदा, जितना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा इनका फ़ायदा। तो आप लोग समझ रहे हैं बात को कि इक्विटी वालों को ज़्यादा फ़ायदा है, पर अगर लॉस होता है तो फिर प्रेफरेंस वालों को फ़ायदा है। फिर कंपनी भाई आपने कहा था हम आपको फिक्स्ड रेट एक देंगे, तो लाओ, मैं थोड़ी ना जानता भाई आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जो रिस्क ले सकते हैं बच्चों वो इक्विटी वाले पे जाते हैं, और जो रिस्क नहीं लेते हैं बच्चों वो प्रेफरेंस वाले पे जाते हैं। तो ये मैंने समझा दिया। अब जैसे ही आप ये पूरा डिफरेंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को पूरा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शेयर बता चुका बेटा, स्टॉक समझा देता हूँ। जब आप लोग फिर इसका डिफरेंस मैं टेलीग्राम पे PDF डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। मैं स्टॉक समझा दूँ और क्या बच्चा रह गया है, यहाँ तक हो गया, स्टॉक समझा दूंगा। अभी इक्विटी प्रेफरेंस समझा दिया। इसके बाद बच्चों मैं फॉर फीचर समझा दूंगा। चलो पहले ना वो स्टॉक समझाने से पहले मैं फॉर फीचर बता दे रहा हूँ। बेटा फॉर फीचर मतलब होता है, मैंने कहा ना आप शेयर ख़रीद रहे हो, मान लो आपने कंपनी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दिया, सेकंड कॉल दे दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला आप लोगों से पहले ही से बनता है, ठीक है। फर्स्ट कॉल दे दिया, सेकंड कॉल दे दिया, थर्ड कॉल नहीं दिया, तो कंपनी क्या करेगी, 1-2 बार नोटिस भेजेगी और आपके शेयर्स को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई
क्या करो, सारे ईमानदारी से पैसा कंपनी को दो। तो वो जो जब्ती होती है बच्चों वही कहलाती है फॉरफीचर। आपसे ये शेयर लेके वो किसी और को क्या कर देंगे, री इशू कर देंगे। तो आप लोग पढ़ लो, फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स टू फॉरफीट। फॉरफीट मतलब जब्ती, ये लिख लो जब्ती। जैसे गाड़ी खरीदी है ना, उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो तो कोई बख्शेगा थोड़ी, उठा के ले जा लेगा। फॉरफीट द अमाउंट पेड ऑन शेयर ऑफ दो शेयर होल्डर्स हु हैव फेल्ड टू पे एनी कॉल। कि वही अगर आप किसी कॉल बोलते हैं ना अपन, जैसे अपन ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, यार आप पैसा देने में इनकैपेबल हो रहे हो तो आपको उठा ले जा लेगा वो सामान आपका। बच्चों एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी को बच्चों मान लेते हैं ज़रूरत थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, तो वो क्या करी, 10,000 शेयर्स 10 रुपये वाले इशू करी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो पर जो एप्लीकेशंस आई बच्चे, वो आई सिर्फ 8,000 एप्लीकेशन 10 रुपये वाली। तो यहाँ पे तो बच्चों सिर्फ 80,000 मिले, ठीक है, ज़रूरत कितने की थी, 1 लाख की। तो उसको बोलेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जितने मैंने इशू किए थे शेयर उससे मेरे को कम एप्लीकेशंस रिसीव हुई। तो बच्चों मैं कहाँ से, जब मेरे को कम एप्लीकेशन रिसीव हुई तो अब किसी को मैं मारने तो पहुँच नहीं जाऊँगा, नहीं भाई तू जान पूछ के लगा मेरी कंपनी में पैसा। A company cannot make allotment of share, it does not receive the amount known as minimum subscription. The minimum amount of subscription mentioned is prospectus which is decided by company through its article। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कितना हम कर सकते हैं, ओवर मतलब बेटा ये ज़्यादा हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सारा बच्चों मैं बता चुका हूँ, अब डिबेंचर और बता के ये कर रहा हूँ मैं ख़त्म। अभी नहीं, बस ये लास्ट बचा है, बस बच्चों ये लास्ट बता दूँ, इसके बाद मैं करूँ ख़त्म। शेयर बता चुका हूँ, जैसी डिबेंचर बताऊँगा आप लोग मीनिंग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये सब हो गया, ये हो गया, यहाँ डिबेंचर बस बता दूँ फटाक से। कहाँ चला गया यार, कहाँ गया, ऊपर था ना। कुछ नहीं बेटा, ये पीडीएफ में देख नहीं रहा, कहाँ चला गया यार डिबेंचर, अभी तो देखा था। ये है, मिल गया। तो चलो, डिबेंचर क्या होते हैं बच्चों। डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेजेस द डेट टेकन बाय द कंपनी। बच्चों जैसे यहाँ पे शेयर था, अपन शेयर ले रहे थे ना, क्या ले रहे थे, शेयर ले रहे थे और कंपनी को पैसा मिल रहा था, पर बेटा वो वैसा एक फिक्स्ड अमाउंट मतलब एक फिक्स्ड पीरियड के लिए नहीं था। जो डिबेंचर होते हैं बेटा वो एक लोन टाइप होते हैं। कैसे होते हैं कि कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है, ठीक है, और एक्नॉलेज किया है कि हमने आपसे लोन लिया, मतलब कंपनी ने सामने वाले को जिससे पैसा लिया है उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब एक्नॉलेज किया कि हमने आपसे लोन लिया है। डिबेंचर इज अ सिंबल ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिबेंचर होल्डर एंड द कंपनी वेयर द कंपनी प्रोमिसेस टू पे बैक द अमाउंट ऑफ डिबेंचर विद इंटरेस्ट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। की बनी बात है। अब बच्चों आप किसी को पैसा दोगे तो आप कहते हो ना मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, ऐसे ही कंपनी है कि आप ले तो रहे हो 6 महीने के लिए पैसा, साल के लिए, 2 साल के लिए, वैसे ही लॉन्ग टर्म्स ही होते हैं बच्चों डिबेंचर। तो ये भी आप बात मेंशन कर सकते हो कि डिबेंचर इज़ अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब मैंने कहा आपने किसी को पैसा दिया तो आप चाहोगे ना कि वो पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिले, तो ऐसी कंपनी बोलती है कि हम आपको एक फिक्स्ड रेट से क्या देंगे बेटा, डिविडेंड देंगे, है ना। इंटरेस्ट नॉर्मल लैंग्वेज में इंटरेस्ट बोलते हैं। आप डिविडेंड लिख के आइएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक फिक्स्ड पीरियड रहेगा और एक फिक्स्ड रेट रहेगा डिबेंचर पे। और डिबेंचर कैसे फॉर्म में होते हैं बच्चों, ये लोन के फॉर्म में होते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ठीक है। शेयर जैसे नहीं होता कि किसी को भी जब चाहे दे दिया, ऐसा नहीं रहता है इसमें एक फिक्स्ड पीरियड डिसाइड रहता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं अपनी वीडियो कर रहा हूँ समाप्त, और बच्चों बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाया हूँ मैंने PDF और क्वेश्चंस भी निकाला हूँ, मैं 2 दिन से लगा हुआ था इस काम में। ये अब मैं PDF डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। आज मैं बिल्कुल जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता कल मैं अपडेट रहूँगा, देखता रहूँगा आप लोगों की कमेंट्स। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो।
धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।